खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं लल्लल टॉप का डेली आर्थिक बुलेटिन खर्चा पानी। नमस्कार अंशुमन जी, आप कैसे हैं? धन्यवाद दर्पण और खर्चा पानी में दर्शकों का स्वागत है। खबरों से बेहद भरपूर कल की शाम और आज सुबह है। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि ये सब क्यों हुआ और इसके आगे क्या होने वाला है छोटी बचत स्कीमों को लेकर। लेकिन इससे पहले आपके पास एक दिलचस्प जानकारी है। जी अंशुमन जी, आपको और सिद्धांत जी को मैं बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज जो है खर्चा पानी का 50वां एपिसोड है और हम लोग 50 एपिसोड तक इसको चला ले गए हैं, हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। इसलिए आपको, दर्शकों को और सिद्धांत जी को इसकी बहुत बहुत बधाई। दर्पण, सबसे ज्यादा बधाई दर्शकों को, क्योंकि खर्चा पानी जैसा कार्यक्रम सोचते हुए, इसकी कल्पना करते हुए हमारे जहन में तमाम तरीके के सवाल थे कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें जो रोज होती हैं उनमें लोगों की कितनी रुचि होगी, लोग उसे कितना जानना चाहेंगे, वो सुर्खियों के पार कैसे देखेंगे। पर मैं व्यक्तिगत रूप से अभिभूत हूं और कृतज्ञ हूं उन सारे लोगों का जिन्होंने खर्चा पानी को पहले ही एपिसोड से देखकर न केवल उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किया, बल्कि देखते देखते हम 50 एपिसोड पर आ गए और एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय जिसे आमतौर पर लोग नीरस या अपने जीवन से जुड़ा हुआ नहीं मानते, हालांकि एक पैराडॉक्स है। ये सबसे बड़ी असंगति है कि जो चीज आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ी है उसी में हम रुचि नहीं लेते और इसको जो कठिन बनाकर रखने का एक प्रयास होता है कि ये कुछ लोगों तक सीमित रहे। ये समझ उसे तोड़ने की कोशिश में खर्चा पानी सफल हुआ है। 50 एपिसोड तक आ गए हैं। दर्पण ने भी बीच बीच में खर्चा पानी के इस यज्ञ में योगदान किया है। सिद्धांत नहीं है। तो आप सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए मेरी तरफ से, दर्पण की तरफ से, ललन टॉप की पूरी टीम की तरफ से, सिद्धांत की तरफ से आभार। अब हम खर्चा पानी के 50वें एपिसोड पर इस साल के सबसे बड़े फैसले, जो लोगों के खर्चा पानी और बचत को प्रभावित करने वाला उस सबसे बड़े फैसले और उस फैसले में हुई गफलत, उसकी वापसी और उसकी वजहों पर चर्चा करेंगे। अंशुमन जी, गुलजार का एक शेर है, फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी है। अब ये शेर आज क्यों मौजू हो जाता है या फिर हमारे खर्चा पानी के साथ क्यों मौजू हो जाता है? क्योंकि अंशुमन जी, मैंने जितने भी शोज किए हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पुराने खर्चा पानी का रेफरेंस ना लिया गया हो। ये एक पॉजिटिव सेंस में ये बात इसलिए हो जाती है कि खर्चा पानी या अर्थात में जो हमारे स्पेकुलेशंस होते हैं या जो हमारी शंकाएं होती हैं वो बाद में मूर्त रूप दिखती है, जो अंशुमन जी आपको एक भविष्यवक्ता बनाती है बिना ग्रहों की दशा देखे, डेटा चर्निंग करके और ज्यादा पढ़ के। लेकिन इसका एक कम उजला पक्ष ये है कि सरकार, क्योंकि वो चीजें जब मैनिफेस्ट होती हैं तो सरकार यानी कि कुछ कर नहीं पाती है उन संकटों से उबरने के लिए, या करना नहीं चाहती है, कर ही नहीं सकती है। यही बात फिर वही लौट के जाना होगा वाली बात लागू हो रही है आज के केस में भी अंशुमन जी, क्योंकि 14 मार्च को आपने एक शो किया था जो कि बेस्ड था 24 मार्च की आपकी जो इंडिया टुडे की पत्रिका है उस पर आपके एक लेख की जो हेडिंग थी वो बड़ी काउंटर इंट्यूटिव थी, बचाएंगे तो गवाएंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे और ये इंट्रोडक्शन माफ कीजिए थोड़ा लंबा हो गया है। इसी गजल में एक और शेर है कि उस शेर के बारे में आपको बता दूं कि सिर्फ एक सफा पलट के उसने सारी बातों की सफाई दी है। तो कल तक जो चीज हुई थी उसका एक सफा हमारी वित्त मंत्री ने जैसे वापस पलटा है और एक सफाई भी दी है। तो क्या वो सफाई, है मेरा दूसरा सवाल है, क्या वो सफाई पर्याप्त है और क्या उस सफाई को लिया जा सकता है? अंशुमन जी। दर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को पुराने खर्चा पानी और अर्थात से जोड़ने के लिए। हमारे दिमाग में 3 सवाल हैं आज सबसे बड़े। ये तो सबको पता है कि इसे वापस क्यों लिया गया। इसमें कोई इकोनॉमिस्ट या रॉकेट साइंस होने की जरूरत नहीं है। प्रतिक्रिया है, सरकार डरी, उसने रोल बैक किया। पर महत्वपूर्ण सवाल 3 हैं कि यह फैसला लिया क्यों गया, इतना बड़ा फैसला हुआ क्यों। ये आसमान से कोई टपका नहीं, फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं। इसके पीछे की वजहें क्या हैं? क्या कुछ और चीजें ऐसी हुई हैं पिछले दिनों में 3-4 दिनों में जिसने इस फैसले को प्रेरित किया? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 कि क्या इसके बाद
ये कटौती वापस लौट सकती है। और हम इन तीनों सवालों को आज समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भ्रम ना रहे किसी भी परिस्थिति में कि ये कहीं से भी अचानक आया हुआ ओवरसाइट या भूलवश हुआ फैसला नहीं है। तो वो एक शेर है ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो जो पर्दादारी है वो कल खुल गई धोखे से, अब वो वापस उसको पर्दे के पीछे लाया गया। कल का दिन भारत में स्मॉल सेविंग्स के लिहाज से, कर्ज के लिहाज से महंगाई के लिहाज से नीतिगत स्तर पर बहुत बड़ा दिन था। हम सामान्य रूप से इतने ज्यादा राजनीति आक्रांत या राजनीति से ओवरलोडेड समाज है कि हम ये नहीं समझ पाते कि जो सरकार के भीतर होता है उसका हमारे जीवन पर असर क्या पड़ता है। कल जो फैसला आया, उस फैसले के पीछे के साथ कल दो और महत्वपूर्ण फैसले हुए, और ये फैसला उसी क्रम के सीक्वेंस में था। हमारी सुर्खी बनी या हमें पता तब चला जब ये शाम को ये नोटिफिकेशन हमारे सर पर आकर गिरा कि साहब 64 साल से सबसे कम लेवल पर पीएफ की रेट आ जाएगी। सरकार ने कल दो बड़े फैसले किए। एक तो सरकार ने यह कहा कि वो इस साल यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो अब शुरू हो चुका है उसके पहले 6 महीने में अपनी 60% बारोइंग कर लेगी। यानी सरकार इस साल करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अगले 6 महीने में उठा लेगी। उसके साथ वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को संकेतों में यह कहा कि उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार को सही ब्याज दर मिले, यानी बॉन्ड पर वो पैसा, जिस पर वो पैसा उठाएगी उसकी यील्ड सीमित रहे, सही सीमा में रहे, सरकार को ज्यादा ब्याज का बोझ उठाना ना पड़े, नंबर 1। दूसरी चीज, कल ही वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस साल के लिए महंगाई के लक्ष्य को 5% पर ही सुनिश्चित रखा गया है। ये दोनों फैसले इस बड़े विस्फोट के जो भारत के बचतकर्ताओं के सर पर कल आकर गिरा और आज सुबह वो वापस लिया गया, रोल बैक हुआ, इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। जो लोग खर्चा पानी और अर्थात को साथ साथ देखते हैं उन्हें उस एपिसोड की याद होगी जिस एपिसोड की तरफ आपने जिक्र किया था, और हमने कहा था कि भारत का बॉन्ड बाजार भारत में ब्याज दरें बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है, और यदि बचत स्कीमों पर ब्याज दरें नहीं कम हुई तो सरकार को सस्ता कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो कल जैसे ही वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों को सीमित रखने की कोशिश करे, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में यह समझ में आ गया उन्हें कि इन्हें कम करने का यही तरीका है कि छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दर कम कर दी जाए, क्योंकि भारत में ब्याज दरें तय करने के 2 पैमाने हैं। एक पैमाना है जहां आपको बैंकों की एफडी पर ब्याज मिलती है, और दूसरा पैमाना है जहां स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में कटौती होती है। अब कल का जो नोटिफिकेशन जो स्टैंड्स विड्रॉन है उसे ध्यान से पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि सरकार ने इतनी स्टीप कटौती क्यों की। 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बचत ब्याज दर बैंक की एफडी के बराबर हो गई है, लगभग बराबर हो गई, बल्कि कुछ श्रेणियों में बैंक की एफडी से भी कम हो गई है। यानी कल सरकार ने स्पष्ट रूप से सोचकर बैंकों से यह कहा कि आपको सरकार को सस्ता कर्ज देना है, सरकार खर्चखोर है, सरकार के पास को बहुत पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, आपको बैंकों को सस्ता ब्याज दर कर्ज देना है तो आपको ब्याज दर घटानी होगी। बैंकों ने सरकार से कहा कि फिर साहब आप स्मॉल सेविंग्स पर भी ब्याज दर कम करिए, क्योंकि बेंचमार्क हम वहां से हो रहे हैं। सरकार ने कहा ठीक है, हमको कर्ज चाहिए तो हम स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दरें घटा देते हैं, और वो नोटिफिकेशन कल इस तरह से जारी किया गया। स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दरों में कमी बेशी होती रहती है, पर यह कटौती इतनी स्टीप है, जैसे आप ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट मंथली से इनकम अकाउंट के ऊपर 6.6% से 5.7% की कटौती हुई। लगभग 1%, 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कल घोषित की गई, जो वापस जिसे अब रोक दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक स्थापित व्यवस्था के तहत थी। दूसरी चीज ये कहना बिल्कुल किसी के गले नहीं उतरेगा, स्वाभाविक रूप से भी जो वित्त मंत्रालय के कामकाज को नहीं जानते उन्हें भी ये नहीं पता, उन्हें भी ये नहीं गले उतरेगा कि इतना बड़ा आदेश जिसमें इतने सारे कैलकुलेशन हो, ब्याज दरों की पूरी टेबल हो कि 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर, पीएफ पर, सुकन्या समृद्धि पर, एनएससी पर, किसान विकास पत्र पर आज ब्याज दर इतनी है, अगले बार ब्याज दर इतनी होगी, इसकी सारे कैलकुलेशन हो। और ये सारे कैलकुलेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री अकेले नहीं करती, रिजर्व बैंक से बात करके करती है, क्योंकि रिजर्व बैंक इसे बैंकों को पास ऑन करता है और इसे पूरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ जारी किया जाता है। वो नोटिफिकेशन सारे विभागों को भेज दिया गया था, तब हमारे पास तक आया था जी। करीब आधा दर्जन विभागों के, जिन पर बैंकों को, आरबीआई को, पोस्टल डिपार्टमेंट को, सबको भेजा जा चुका था। यानी कि ये सारी प्रक्रिया उस दिन से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत कहां से होती है, सिद्धांत समझ आओ। इसकी शुरुआत दर्पण वहां से शुरुआत होती है जब फरवरी के अंत में सरकार, जब मार्च के आखिरी हफ्ते में सरकार को अपना बॉन्ड इशू रोकना पड़ा था
और बाजार ने सरकार को उसकी कीमत पर, जिस कीमत पर वो ब्याज दर पे लोन लेना चाहती थी, वो सरकार ने मना कर दिया था और बॉन्ड पर यील्ड यानी बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई थी। वहीं से इस बात का संकेत आना शुरू हो गया था कि भारत में बचतकर्ताओं के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर सरकार को सस्ता कर्ज चाहिए तो हम सब अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। हमारी सबकी बचत पर कतरनी चलेगी, क्योंकि सरकार सस्ता कर्ज चाहती है बाजार से, और सरकार बहुत कुछ ऐसा खर्च कर रही है जिसका कि हमको कोई सीधे प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता, लेकिन ये यहां से शुरू होता है। तो ये जो फैसला था, ये कल 3 फैसलों से मिला हुआ था। हाँ, दांव थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसे रोककर 15 दिन बाद जारी करते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, चुनाव का मौका सामने था, प्रतिक्रिया ज्यादा तेज हो गई। लेकिन यहां से बात खत्म नहीं होती है, और ये चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि जिनको लगता है कि ये फैसला हमेशा के लिए पालकी लौट गई है, वैसा नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फैसला डिलीट नहीं, डेफर्ड हुआ है? हाँ, अभी फिलहाल जो वित्त मंत्री का बयान है वो ये कहता है कि स्टैंड्स विड्रॉन है, बट वो ये पूरे साल के लिए विड्रॉ नहीं किया गया। ये बयान कहीं नहीं, उनका ट्वीट कहीं नहीं कहता है। अगर आप परिस्थितियां देखें, किन परिस्थितियों में फैसला आया, सरकार को भी तो पता है कि भारत में स्मॉल सेवर्स की संख्या इतनी बड़ी है, उनके हित अचानक प्रभावित होंगे। प्रोविडेंट पीपीएफ में पैसा रखने वाले लोग या सीनियर सिटीजन जो पैसा रखते हैं इन स्कीमों में, या पोस्टल डिपार्टमेंट की डिपॉजिट्स में पैसा डालते हैं, और भारत में स्मॉल सेविंग्स बैंकों के बाद बचत का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा निवेश है। हम उन सवालों पर भी आएंगे जो कल बहुत सारे लोग तरह तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, और वो ये समझते नहीं है कि वो जो तर्क दे रहे हैं उन तर्कों की वास्तविकता क्या है। उस पर भी आएंगे इससे के बाद में संक्षेप में, ताकि हम समझ सकें कि इसका असर कितना गहरा था। सरकार को भी पता था कि इसका रिएक्शन होगा, सरकार को भी पता था कि पर सरकार ने इतना बड़ा फैसला उस सीक्वेंस में लिया क्योंकि उसे सस्ता कर चाहिए। तो जिनको लगता है कि पालकी लौट गई है, कभी नहीं लौटेगा, ऐसा नहीं होगा। ये वापस आएगा, क्योंकि सरकार को अगर 6% के आसपास ब्याज दर पर कर्ज चाहिए बाजार से, तो उसे हमारी और आपकी बचत पर मिलने वाले रिटर्न घटाने ही होंगे। हम इस दुष्चक्र में बुरी तरह फंस चुके हैं, ये बात आपको हम पिछले अर्थात में बता चुके हैं। अब यह है कि अगली वापसी में यह कटौती इतनी ही होती है या इसकी आधी हो जाती है। ब्याज दर 5.7% से हो सकता है 6.6 से घटाकर 6% कर दी जाए, 60 बेसिस पॉइंट कर दी जाए। कटौती को 2 किश्तों में किया जाए, जुलाई में 60 बेसिस पॉइंट काट दिया जाए और उसके बाद जनवरी में 60 बेसिस पॉइंट काट दिया जाए। पर सरकार ने कल बाजार को बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि हमें सस्ता कर्ज चाहिए, उसके लिए हम ब्याज दरें घटाने को तैयार हैं। बचत स्कीमों पर डिपॉजिटर्स के लिए को अपनी व्यवस्था देख लेनी चाहिए। तो इसलिए मत सोचिए कि चला गया, ये वापस लौटेगा, क्योंकि सरकार बुरी तरह उलझी हुई है। अब 2-3 चीजें जो कल निकलकर इस प्रतिक्रिया के तौर पर आई इस फैसले के बाद, जिसे भी समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं वो इस पर इन्फॉर्म्ड डिबेट कर सकें, जी जानकारी के साथ समझ सकें। बहुत सारे लोगों ने कल तर्क दिया कि वो तो स्टॉक मार्केट में, भारत में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। उन्हें जरा सा पलटकर भारत में स्मॉल सेविंग का पोर्टफोलियो और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का फर्क समझना चाहिए। भारत का 80-90% व्यक्ति स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाता है। भारत में छोटी बचतें ही होती हैं, और छोटी बचतें बैंकों में तो उनके पास रिटर्न नहीं है। बैंकों से निकलकर जो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अपना पैसा रखते हैं, वो यहां लगाते हैं। और सरकार छोटी बचत स्कीमें इसलिए चलाती है कि लोग वहां पैसा दें और वो पैसा सरकार कर्ज के तौर पर इस्तेमाल करे। आप ध्यान रखें, छोटी बचत स्कीमों में जो पैसा जाता है वो सरकार को मिलने वाला कर्ज है, यानी ये सरकार लोगों से कर्ज लेती है और इसका इस्तेमाल बाकी अपने खर्चों के लिए करती है। स्टॉक मार्केट में जो पैसा जाता है उससे सरकार को कोई कर्ज नहीं मिलता, उस पर तो सरकार केवल टैक्स लेती है जो हम ट्रांजैक्ट करते हैं। तो ये कहना कि आप छोटी बचत स्कीमों से निकलिए और स्टॉक मार्केट में निवेश करिए, लगभग वैसी बात है कि साहब रोटी नहीं मिल रही है तो जाइए फिर रसगुल्ला खा लीजिए या केक खा लीजिए। वो परिस्थिति है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत के सेविंग यूनिवर्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कितने छोटे हैं और स्मॉल सेविंग्स और बैंकों में पैसा रखने वाले लोग कितने बड़े हैं, और उन्हें स्टॉक मार्केट की तरफ धकेल कर उस रिस्क में ले जाने से पहले उन्हें उतनी समझ, उतनी रिस्क एपेटाइट और उतनी जोखिम उठाने के लिए तैयार किए जाने की जरूरत है। और अगर ऐसी है तो सरकार स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स रन क्यों कर रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बहुत सारे लोगों को समझना जरूरी है, जिस पर हमने पिछले अर्थात में भी जिक्र किया था दर्पण, और आज भी समझना जरूरी है कि इसे कतई बैंक लोन पर ब्याज दरों में कटौती से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारत के बैंकिंग यूनिवर्स में 10 या 11% लोग ही बैंकों से लोन लेते हैं। अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो उनके लिए कम होती है जिनके अंदर लोन लेने की कैपेसिटी है और लोन चुकाने की क्षमता है।
जी। आप हर व्यक्ति बैंक के दफ्तर पर जाकर लोन नहीं ले सकता, पर हर आदमी बैंक के में अपना डिपॉजिट जरूर रखता। लोन लेने के लिए आपके पास सर्टेन एसेट होनी चाहिए, आपके पास एक इनकम का फ्लो होना चाहिए, आपके पास एक कैश, आपके पास एक नियमित आने वाली तनख्वाह होनी चाहिए, आपके पास मॉर्टगेज रखने के लिए कोई संपत्ति होनी चाहिए, आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, तब बैंक आपको लोन दे देगा। शक्ल देखकर बैंक इस पर लोन नहीं देता। और तो यही बात हमने मेंशन की थी, अर्थात यही बात हमने कही थी। तो भारत सेवर्स का देश है, बारोअर्स का देश नहीं है। बारोअर्स के इंटरेस्ट और सेवर्स के इंटरेस्ट के बीच में जो संतुलन बनाने की जरूरत है, वही बैंकिंग का बुनियादी मूल सिद्धांत है। तो ये समझना जरूरी है कि अगर आप सेवर हैं, इसके बाद हम अगली खबर की, अगर आप बचत करता हैं तो इसे संकेत मानिए कि ये होने वाला है। ये देर सवेर, अभी नहीं तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ब्याज, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में कटौती वापस लौटेगी, क्योंकि सरकार अगर महंगा कर्ज से बचेगी तो ये जरूर करेगी। और इसके बाद बैंकों में एफडी के रेट्स और ज्यादा घटेंगे, बैंकों में एफडी के रेट में और गिरावट आएगी। और इसलिए अगर आप ये मान रहे हैं कि नहीं, या विरोध के कारण या चुनाव के दबाव के कारण रुक गया है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। भारत में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के विकल्प पहले से ही बहुत सीमित थे और अब और ज्यादा खत्म होने जा रहे हैं। तो जो लोग फिक्स्ड इनकम के विकल्प चाहते हैं, उन्हें अपनी बचत को सही ढंग से मैनेज करने की जरूरत है। तात्कालिक तौर पर हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है या हम बता दें कि आप यहां से ऐसा कर लीजिए, क्योंकि सरकार फिलहाल बचतकर्ताओं की दृष्टि से सोच ही नहीं रही है। पिछले 5 साल 6 साल के बजटों को आप लगातार देखते चले जाइए, सेवर्स जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है, वो सरकार के रडार पर कहीं नहीं है। उसके रडार पर मुट्ठी भर बारोअर्स हैं जिनके लिए सरकार कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना चाहती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि तलवार हट गई है, तलवार केवल पर्दे के पीछे चली गई है। वो पर्दा हटेगा, तलवार वापस आएगी, फिर ब्याज दरें कटेंगी। इसलिए अपनी बचतों का पर ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि आपको जहां थोड़ा बेहतर विकल्प मिल सके वहां निवेश करें। तो यह था इस फैसले का रहस्य। यह फैसला अचानक क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से और फैसले थे, और आपके लिए अपने आप को, आप सिर्फ इस समय का इस्तेमाल अगले 3 महीने ये समझने में करिए कि अगर यह फैसला जुलाई में लागू हो गया तो आपकी बचतों का क्या होगा। जी अंशुमन जी, जैसा आपने कहा कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोग अगर बहस करें तो इन्फॉर्म्ड बहस करें। इसी मामले में आपने बताया कि जो कल तर्क या जो पॉलिसीज रखी जा रही थी, इसी से जुड़ा हुआ अगर हम 2 और चीजें हैं इसी से जुड़ी हुई, कि एक तो जो इंडिया की, जो भारत की बोरोइंग है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि उसका 60% के करीब पहले अर्धवार्षिक में ले लिया जाएगा। उस विषय में अगर थोड़ा बता पाए, और साथ ही साथ जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है अगले कुछ सालों के लिए, उसको निर्धारित कर दिया गया है। इन दोनों खबरों का क्या इस वाली पहली वाली जो हमने डिस्कस की उससे कोई जुड़ाव है? हमने संक्षेप में उसकी तरफ इशारा किया दर्पण। बारोइंग के कारण ही, भारत के बारोइंग टारगेट के कारण ही ये कटौती की गई है ब्याज दरों में, क्योंकि सरकार को जिस रेट पर बारो करना है पैसा, जिस कर्ज दर पर बारो करना, और जो बॉन्ड यील्ड्स उनको चाहिए, वो ब्याज दरें तभी दे सकते हैं बैंक सरकार को जब छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दरें और कम हो, और उसके बाद बैंकों से जो एफडी पर ब्याज दर मिल रही वो भी और ज्यादा कम हो। और दूसरी चीज है कि जब सरकार ने 5% इन्फ्लेशन का लक्ष्य तय कर दिया है, तो रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वो ब्याज दरें ना बढ़ने दे। किसके लिए? हमारे आपके लिए नहीं, सरकार के लिए ब्याज दरें ना बढ़ने दे। क्योंकि महंगाई को रोकने के लक्ष्य के साथ एक लक्ष्य ये भी होता है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बनेगी। वो सामान्य रूप से बड़ा सीधा सा रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे से ब्याज दर बढ़ना शुरू होती है। बॉन्ड मार्केट को ये दिख रहा है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के आंकड़े लगातार बता रहे हैं। तो ये दोनों फैसले, जो बोरोइंग का फैसला था और जो इन्फ्लेशन का फैसला था, ये दोनों फैसले ब्याज दरों की में कल हुई अभूतपूर्व कटौती, जो वापस ले ली गई थोड़े समय के लिए, रोक दी गई, उसके पृष्ठभूमि में ये दोनों फैसले थे। और इसकी, और आप इन्हें इस सीक्वेंस में प्लस इससे पहले पिछले 15 दिन की जो गतिविधियां हैं, जैसे आरबीआई गवर्नर के बयान देखिए, इससे पहले सरकार की तरफ से आ रहे संकेत देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से था। जरा सा मामला लड़खड़ा गया क्योंकि समय थोड़ा सा सही नहीं था। ये इन दोनों फैसले इससे हैं, या तो सरकार अपना बोरोइंग टारगेट कम करे या सरकार महंगाई की दर नियंत्रित करे। दोनों उसके हाथ में नहीं है। सरकार पिछले साल से ज्यादा कर्ज ले रही है और महंगाई इसलिए उसके हाथ में नहीं क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। हमने ओपेक के उस पर बात की, सारी कंपनियों ने अपनी कॉस्ट बढ़ने के कारण
कीमतें बढ़ा दी हैं, हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे भी बात कर चुके हैं। तो दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो सरकार के लिए कर्ज की लागत बढ़ाने वाले हैं, और सरकार की कर्ज की लागत जो बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी हम गरीब भारत नागरिक ही उठाएंगे जी। और हमने ये बात पिछले अर्थात में स्पष्ट रूप से कही थी कि अगर आप इस बात से चिंतित नहीं होते, परेशान नहीं होते कि आपकी सरकार बहुत ज्यादा कर्ज ले रही है, तो आप दरअसल एक भ्रम में जी रहे हैं। वही वो कर्ज है जो आज आपकी ब्याज दरों में कटौती की वजह बन रहा है। तो ये संकेत समझिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए, ये कनेक्ट समझने की कोशिश करिए कि चौड़ी होती, फैलती, मोटी होती सरकार हमारी बचत के लिए भी खतरा है और हमसे टैक्स भी ज्यादा वसूलती है। तो हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां ये निर्विवाद रूप से सच है कि बचतें, खासतौर से जो फिक्स्ड इनकम है, उनके अच्छे दिन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब कभी वो दिन नहीं लौटेंगे दर्पण जब हम 7% 8% एफडी पर इंटरेस्ट रेट पा सकेंगे, या 7% 8% का इंटरेस्ट रेट हमको स्मॉल सेविंग्स पर मिलेगा। जब 30 50 बेसिस पॉइंट की भी कमी होगी, फिर भी हम रहेंगे 4-5% की रेंज में। और यहां समझना जरूरी है कि महंगाई की दर बढ़ने के साथ स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर भी रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। कम से कम जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 1 साल और 2 साल के तो रेट महंगाई की दर से भी नीचे आ गए हैं जी। 5%, 5.5% या 6% की महंगाई दर है, और सरकार ने आपकी 1 साल का अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम लेते हैं और पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं तो आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिलेगा केवल। यानी आपकी जिंदगी जीने की लागत अगर 5% की दर से बढ़ेगी तो आपकी बचत पर मिलने वाला रिटर्न उससे कम होगा। और इसी को नेगेटिव रिटर्न का ट्रैप कहते हैं। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अंशुमन जी, हालांकि हमारे पास समय कम बचा हुआ है, लेकिन चलते चलते एक और संकट भरी खबर के बारे में अगर आप बता पाएं। खबर यह है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका जो आउटपुट है वो 4.6% तक श्रिंक हो गया, घट गया फरवरी के महीने की बात करें तो। हम लोग इस पर चर्चा करते रहे हैं और ये आंकड़ा चलते चलते समझना जरूरी है कि हम खर्चा पानी के सारे एपिसोड में बताते रहे कि भारत में जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, वो लड़खड़ा रही है और अभी हिचकोले खा रही है। फरवरी में जो कि आमतौर पर बिजी सीजन की शुरुआत होती है, लॉकडाउन खत्म हो चुका था, अनलॉक शुरू हो चुका था, कंपनियां खरीदारी कर रही थी, खरीद वापस आ रही थी, लोग बाजारों में निकलना शुरू हो रहे थे। उस समय भारत की जो प्रमुख 8 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कोल है, सीमेंट है, रिफाइनिंग है, गैस है स्टील है, फर्टिलाइजर है, इनके उत्पादन में अगस्त के बाद सबसे तेज गिरावट आई है। सबसे तेज अगस्त के बाद सबसे तेज गिरावट आई, सबसे तेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ये दो बात का संकेत है। एक तो ये संकेत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं, जो सारे उद्योगों की जान है, कोयला जितना पैदा होगा वो जितना निकाला जाएगा उतनी, वो इस पर ये संकेत देगा कि बिजली की डिमांड कितनी है। स्टील का प्रोडक्शन जितना होगा ये बताएगा कि भारत में कितनी स्टील की खपत हो रही है, क्योंकि स्टील की खपत तो सारे उद्योगों में होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी जो सारे प्रमुख उद्योग हैं, इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, इनमें सिकुड़न आई, इनके उत्पादन में जो गिरावट आई है, इसकी दो बड़ी वजह है। एक, डिमांड वापस नहीं लौट रही है, लोग खर्च करने की स्थिति में नहीं, और दूसरी चीज महंगाई ऊपर जा रही है, इसलिए भी खर्च में कमी आ रही है, तेजी से गिरावट हो रही है। और इसलिए अभी मंदी खत्म होने को लेकर या सुस्ती से, मंदी की गर्त से बाहर निकलने को लेकर हम जो आकलन कर रहे हैं, जो उत्साह दिखा रहे हैं, उन्हें थोड़ा ठहर कर देखने की जरूरत है। अभी हमें कंसिस्टेंटली लगातार भारत में प्रोडक्शन की ग्रोथ ऊपर जाती दिखाई नहीं दी। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी संकेत के तौर पर, किसके बाद अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आएगा, जिसको हम IIP कहते हैं। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका IIP इंडेक्स में करीब 40% हिस्सा है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, फैक्ट्री आउटपुट का इंडेक्स है, तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है अगर हम इसे आधार बनाएं तो ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुधार चाहते हो फॉर्मेट या खबरों के सिलेक्शन को लेकर तो वो भी बताइएगा। शुक्रिया अंशुमन जी, और फिर से आपको और हमारे दर्शकों को और सिद्धांत जी को 50वें एपिसोड की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं खर्चा पानी के 50वें एपिसोड के लिए। इसे 50 एपिसोड तक लाने के लिए आपका स्नेह, आपका प्यार हमेशा मिलता रहे, और हम आपको नई सूचनाओं से, नई जानकारियों से और नई तरीके की खबरों से लेकर आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।